नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बैक ईयर्स के इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। आज वर्ष 2015 में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आया था 2015 में, निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये एक पाल वंश का शासक था। इसके बारे में देखें तो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? अच्छा प्रश्न है ये। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग विम कडफिसेस ने किया था। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं व्याख्या में। कुजुल कडफिसेस के बाद, ये कुषाण वंशीय शासक थे। कुजुल कडफिसेस के बाद विम कडफिसेस कुषाण वंश का शासक हुआ। विम कडफिसेस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के खुदवाए थे। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसके विशुद्ध स्वर्ण सिक्कों से साम्राज्य की समृद्धि और संपन्नता सूचित होती है। यानी इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने? विम कडफिसेस ने, जो कि कुषाण वंशीय शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यानी ये जो चारों अभिलेख है, इसमें अशोक के नाम का उल्लेख गुर्जरा अभिलेख में है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और उडगोलन अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। तो इन चारों अभिलेखों को याद रखिएगा, इन चारों में ही अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला प्रश्न जो आया था 2015 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस अधिकार को भारत तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी 1833 का जब चार्टर एक्ट पारित हुआ तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय पर से भी व्यापारिक अधिकार हटा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किस संप्रदाय से? शंकरदेव ये असम के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। इनको असम का चैतन्य भी कहा जाता है। इनका जन्म 1499 में हुआ था। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। यानी ऑप्शन बी सही होगा। वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु के उपासक थे, विष्णु की पूजा करते थे। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने असम भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है ये, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। शंकरदेव ने संस्कृति में एक पुस्तक भक्ति रत्नाकर की रचना की थी। संस्कृत में एक पुस्तक भक्ति रत्नाकर की रचना भी शंकरदेव ने ही की थी। यानी शंकरदेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। इनको असम का चैतन्य कहा जाता था। पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र ये संत थे। एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। भक्ति रत्नाकर नामक पुस्तक के रचयिता थे। ओके, अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान एक मंगोल नेता था। इसका मूल नाम तेमुचिन था। ऑप्शन सी सही होगा, तेमुचिन। इसने गोवी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया और पर्सिया को अपने पैरों तले रौंद दिया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किस शासक के समय में किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा चोल नहीं था। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इन तीनों वंशों के बीच, इसको हम विस्तार से देखते हैं।
हर्ष की मृत्यु के बाद यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। राजनीतिक महत्व के साथ साथ कन्नौज का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियों ने पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो उत्तर भारत की सर्वाधिक रोमांचकारी घटना मानी जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति को बधुआ मजदूरी से जोड़ा जाता है। ये बधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासकों में सबसे पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखिए, समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बना। गुप्तवंशी लेखों में उसे तत्परिगृहीत अर्थात उसके समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि भी कहा गया है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी कौन थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। उसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा इसके महासचिव NG रंगा थे। ठीक है, और इसी सम्मेलन में जो अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ था, इसी में ही 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ओके, अब हम लोग देखते हैं 2015 में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका प्रथम सम्मेलन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप सब लोग जानते हैं एनएल ऑक्टोवियम ह्यूम थे, जिसको AO ह्यूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ षड्यंत्र और दूसरी तरफ उसकी डेट दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं सही है। काकोरी षड्यंत्र 1924 नहीं 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र को इस समय नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम कर दिया गया है। बाकी तीनों सुमेलित हैं लेकिन काकोरी नहीं सुमेलित है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी यानी HRA ने पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में की। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। सरकार इस घटना से क्षुब्ध हुई और 29 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चलाया, जिससे 17 को लंबी सजा, 4 को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारियों को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहिरी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद और फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक वर्ष हैं। इसमें भी एक नहीं सुमेलित है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये 1844 में नहीं बल्कि 1838 में स्थापित की गई थी। बाकी से इस तीनों सही सुमेलित हैं। इसके बारे में देखते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी बंगाल जमींदारी सभा की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। यह आधुनिक भारत की प्रथम संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था भारत में जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था कब? 1893 में। 1893 इसमें सही होगा। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या इसकी देख लेते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। राजस्थान में खेतड़ी रियासत के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से विवेकानंद रखा।
और महाराजा के खर्च पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? देखिए, महात्मा गांधी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुई थी। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी में दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में राजपूताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी ठोस निर्णय के ही समाप्त हो गया था। ओके, अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये था नागपुर अधिवेशन। ये कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था, दिसंबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नया संविधान बनाया था और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की धनराशि 25 पैसा तथा न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी। कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की तथा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये वक्तव्य दादा भाई नौरोजी का था। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के कथानक आधारित है किस पर? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1763 से 1800 तक बंगाल में चला ये सन्यासी विद्रोह, इसी का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन डी इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की उपस्थिति थी, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाकी शेष तीनों सही है। ओके, तो ये 2015 के कुछ प्रश्न थे जो कि परीक्षा में आए थे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही 2021 तक के सभी इतिहास के प्रश्नों को करवाएंगे और उसके बाद भूगोल यानी सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न आपको मिलेंगे। नमस्कार।